मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मानव कंकाल तंत्र ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम आज का एक टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है साइंस के अंतर्गत। कहीं ना कहीं हमें हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से देखने को जरूर मिलता है, चाहे वह पटवारी का एग्जाम हो, चाहे पीएससी हो, चाहे वह पुलिस की एग्जाम हो, कोई भी सिविल सर्विसेज हो, वनडे एग्जाम हो, कहीं ना कहीं हमें इसमें से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो आइए बिना लेट हुए सबसे पहले इस टॉपिक को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। अस्थियां मतलब बोन। ए 187, बी 287, सी 206 या डी 306। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी 206। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलो एक बार इसे जो है डायग्राम पे भी देख लेते हैं। ये टाइप्स ऑफ बोन है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है कि स्केलेटन सिस्टम या बोला जाए तो एक ढांचा जिसके अंतर्गत जो एडल्ट जो होते हैं, मतलब एक स्वस्थ मनुष्य अगर बोला जाए तो उसमें 206 बोन होते हैं। लंबी बोन लगभग 90 होती है। शॉर्ट बोन की संख्या 28 होती है, जबकि फ्लैट बोन 36 होते हैं। इस तरीके से इरेगुलर जो है 48 होती हैं। और लिगामेंट के साथ जो लिपटी हुई सीसामोइड जो बोन होती है लगभग 4 बोन होती हैं। ठीक, इस तरीके से मानव शरीर में 206 होती है। और इसी बात की जाए, अगर एग्जाम में पूछता है छोटे बच्चों को लेकर के कि एक नवजात शिशु में, तो नवजात शिशु में कहीं ना कहीं 300 बोन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। लगभग एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए नाखून, बी जबड़े की हड्डी, सी स्टेपिस या डी नाक की हड्डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी स्टेपिस। और जो स्टेपिस होती है वह कान की होती है। चलो हम इसे भी देख लेते हैं इस डायग्राम के सहारे से कि ये कहाँ पे पाई जाती है। तो इस डायग्राम में देखिए, ये जो स्टेपिस है, स्टेपिस जो है इनकस और जो ये सेमी सर्कुलर कैनाल है उसके बीच में होता है। यह जो कोकिला जो नर्वस सिस्टम है उससे पहले पाई जाती है। ठीक, तो कान के भी हड्डियों के बारे में आएंगे, उसे हम आगे जानेंगे। चलिए आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बिना लेट हुए बढ़ते हैं कि मनुष्य का कंकाल तंत्र कितने भागों का बना होता है। नंबर 1 ए 1, बी 2, सी 3 या डी 206। तो मनुष्य का जो कंकाल तंत्र है ये बना होता है 2 भागों से। इसका आंसर होगा बी 2। इसका भी जो है कारण क्यों है, क्योंकि जो कंकाल तंत्र है उसको एक्सियल और अपेंडिकुलर इन 2 तरीकों से बांट करके हड्डियों की जो है जनगणना, अस्थि बोन इनकी जनगणना की इनकी गणना की गई है। तो इसका आंसर होगा बी 2। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए आ ही गया अगला क्वेश्चन में एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। हाँ, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अक्षीय कंकाल या एक्सियल स्केलेटन में कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं। ए 50, बी 80, सी 111 या डी 206। तो इसका जो राइट आंसर है कि जो एक्सियल में पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं 80। तो इसका राइट आंसर होगा बी 18। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि उपांगी कंकाल मतलब अपेंडिकुलर जो स्केलेटन होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें आ जाते हैं ए 126, बी 132, सी 155 या डी 147। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए 126। ठीक है, इसे हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये रहे डायग्राम, जो भी अभी तक ऊपर क्वेश्चन पढ़े हैं हमने एक्सियल और अपेंडिकुलर का। तो एक्सियल कुछ ये हो गई है ना, और उसके बाद ये अपेंडिकुलर के ऐसी हड्डियों की संरचना होती है। तो एक्सियल जो बोन हो गई वो लगभग 80 होती हैं और 126 जो होती हैं अपेंडिकुलर होती हैं। ठीक, अगले जो हैं तो अगले भाग में पढ़ेंगे कि ओसिन नामक जो प्रोटीन है किस में पाया जाता है। ए अस्थियों में, बी बालों में, सी नाखून में या डी इनमें से कोई नहीं। तो ओसिन जो होता है हमेशा बोन मैरो या हिंदी में जिसे अस्थि मज्जा बोला जाता है उसमें पाया जाता है। और अस्थि मज्जा किस में पाई जाती है, कहीं ना कहीं अस्थियों में पाई जाती है, कहीं ना कहीं हमेशा ही अस्थियों में पाई जाती है। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ए अस्थियों में। इस तरीके से हमें लॉजिक के तरीके से भी पढ़ना होगा, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि पेपर का जो पैटर्न है कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले चेंज हुए हैं। अब पहले जो है क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता था, अब जो है तो उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें हर तरीके से लॉजिक लगाते हुए भी आगे बढ़ना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, मतलब
खोपड़ी में कितने बोन होते हैं? ए 8, बी 30, सी 32 या डी 34? तो मनुष्य की जो खोपड़ी है उसमें जो होती हैं कुल मिलाकर के 8 हड्डियां पाई जाती हैं। तो इसका आंसर होगा ए 8। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? इसके जो क्वेश्चन थे, कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं या होती हैं, इनके जो ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 6 या डी 8। तो कान की जब बात की जाए तो कान में ही स्टेपिड होता है, तो कान में जो पाए जाते हैं यह लगभग 6 हड्डी पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा सी 6 हड्डी। चलिए इसको भी अगर चाहें तो हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेंगे। ये रहा मेलस, इनकस, स्टेपिड, है ना, इंडोरम। इस तरीके से कान में 6 हड्डियां पाई जाती हैं। इसकी आंतरिक संरचना इस टाइप में पाई जाती है जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? जैसा कि मैंने पहले ही शुरू में इसके बारे में चर्चा की है कि जो नवजात जो बेबी होती हैं उनमें 300 होती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी 300। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? अधिकतर एग्जामों में, बैक एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसमें अपन बढ़ेंगे। तो इसका जो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है। ए फेबुला, बी टीबिया, सी स्टेपिस या डी फीमर बोन। तो जहाँ पे सबसे लंबी की अगर बात की जाए तो सबसे लंबी होती है फीमर बोन। तो फीमर बोन जिसको अरु अस्थि बोला जाता है हिंदी में, हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है, जो पैर की जांघों में हड्डी पाई जाती है जिसे फीमर बोन कहते हैं। ये सबसे बड़ी शरीर की हड्डी होती है। और यहीं अगर बात की जाए सबसे छोटी की, जस्ट अपोजिट अगर कभी एग्जाम में घुमा के पूछता है तो सबसे छोटी जो हड्डी होती है स्टेपिस, जो कान की हड्डी होती है, उसे कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगले क्वेश्चन ये देखिए, फीमर बोन जो है, ये रही फीमर बोन का डायग्राम। बड़ा ही खूबसूरत डायग्राम है। इसके अंतर्गत देखिए ये जांघ है, जांघ में जो सबसे बड़ी हड्डी है एक मानव के शरीर में उसे फीमर बोन कहा गया है। और इसके ऊपर वाले भाग में जो होता है ना बॉल और सॉकेट वाला जो जॉइंट होता है, जॉइंटों में आप पढ़ेंगे आगे चल के बॉल और सॉकेट वाला, कभी कभी इसमें ही पूछ लिया जाता है। तो अपने कूल्हे की जो हड्डी होती है वो इसका सबसे बड़ा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, कमर की जो हड्डी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, कैसी होती है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां? ए खोखली होती हैं, बी सरंध्री होती हैं, सरंध्री मीन्स पोरस, सी ठोस होती है या डी कीलक होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी सरंध्री, या जिसको पोरस कहा जाता है। मनुष्य की पैर की हड्डियां कैसे होती हैं, चलो इसको डायग्राम से बताता हूँ। डायग्राम में आइए, ये डायग्राम है। डायग्राम में एक छोटे छोटे पोर दिखाई दे रहे हैं जो पैर की हड्डियां होती हैं, चपटी जो होती हैं फ्लैट वाली, उसमें ये छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है सरंध्री अस्थि। ठीक है, इससे लिगामेंट जुड़े हुए होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि टीबिया नाम की हड्डी जो होती है वह शरीर में किस में पाई जाती है? ए खोपड़ी में, बी टांग में, सी भुजा या डी मुंह में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी टांग में। टीबिया नाम की हड्डी पाई जाती है। अब टांग में कहाँ पाई जाती है ये भी देख लो। ये रही आपकी फीमर बोन। फीमर बोन जांघ की हड्डी बोली जाती है। उसके बाद जो घुटना होता है, घुटने की जो नीचे की जो हड्डी होती है उसे टीबिया बोला जाता है, मेन हड्डी। और उसके साथ जो उसकी सहायक हड्डी होती हैं अस्थि, उसे बोला जाता है उस बोन को फेबुला बोन्स। उसके नीचे जो पंजे होते हैं, पंजे वाले बोन को बोला जाता है जो टेलस बोन होते हैं, वो बोला जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, सपाट अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं? ए टांगों में, बी छाती में, सी खोपड़ी में या डी गर्दन में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी खोपड़ी में। खोपड़ी की भी बात की जाए तो खोपड़ी का जो सबसे निचला हिस्सा होता है उस पे यह पाया जाता है। उसके बाद ब्रेन होता है और ब्रेन के बाद में जो हड्डी होती है, 6 हड्डियां होती है जो वो उसको कवर अप करती हैं। ठीक, जैसे ये हुआ एक स्केल्टन, स्केल्टन का जो सर का जो ऊपर वाला भाग है ये नट बोल्ट के थ्रू कसा हुआ है। जब इसे पलटाया जाता है यहाँ पर ब्रेन रखा होता है। ब्रेन जिसका जो ब्रेन का जो बेस होता है
वो सपाट हड्डी कहलाती है। सपाट हड्डियों की संख्या 6 होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है। ए जांग में, या जिसको उरु बोलते हैं, बी जबड़े में, सी भुजा में, या डी गर्दन में। तो सबसे जो प्रबल होती है, जिसकी वजह से हम खाने को या कठिन जो चीज़ें हैं उसको हम चबा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो जबड़े की जो अस्थि होती है, बोन्स, वो सबसे टाइट, सबसे स्ट्रॉन्ग पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा बी जबड़े में। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि रकाब या स्टेपिस जो हड्डी होती है उसका हिंदी नाम है रकाब। हिंदी नाम थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। तो रकाब हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। ए उंगलियों में, बी कान में, बी नाक में, सी कान में, या डी अंगूठा में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा स्टेपिस, जो होता है मैंने पहले बताया सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान में पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा सी कान। इसको जो है अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए स्टेपिस का एक बहुत भी खूबसूरत डायग्राम भी है। ये हड्डी जो है स्टेपिस की सबसे कोने पर जहाँ पे ओवल की जो विंडो होती है वहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक, आगे जो है आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं किस में होते हैं ऑस्टियोसाइट। ए अस्थि में, बी रुधिर में, सी उपास्थि में, या डी लसिका में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए अस्थियों में, क्योंकि ऑस्टियोसाइट नाम से ही शो कर रहा है, तो ये अस्थियों में पाया जाएगा। ये एक तरीके का एक गाढ़ा पदार्थ होता है, जैसे अस्थि मज्जा जिसे बोला जाता है, जो हड्डियों के बीच में भरा हुआ होता है। इसे हम एक डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये देखिए ऑस्टियो हो गया, इसमें इंग्लिश से लिखा हुआ है कि एन ऑस्टियोसाइट इज अ मेटस बोन सेल ओरिजिनलिटी ऑस्टियोसाइट आर ऑस्टियोब्लास्ट दैट बिकम एम्बेडेड इन द बोन मैट्रिक्स। तो कुल मिला के बोन मैट्रिक्स के बीच में जो पाए जाने वाला जो ये पदार्थ है ना, ये कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देर को आगे बढ़ते हैं कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक या टिश्यू को क्या कहा जाता है। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले, ए उपास्थि, बी लिगामेंट, सी टेंडन, या डी अंतराकाशी। तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें हमेशा कन्फ्यूज़न बनी रहती है, इस कन्फ्यूज़न को भी दूर करूंगा। पहले इसका राइट आंसर की तरफ जाते हैं। इसका राइट आंसर है सी टेंडन। टेंडन ही है जिसके थ्रू मांसपेशी को हड्डी से जोड़ा जाता है। एक अगला क्वेश्चन बन जाता है कि जब मांसपेशी को हड्डी से जोड़ा जाता है तो कई जगह पे हड्डियों से जुड़ी होती है, तो हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने के लिए जो होते हैं लिगामेंट होते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्नायु। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा देखिए, एक पहले इसमें डायग्राम भी देख लें कि ये बोन हुआ, बोन के ऊपर जितने भी ये मसल्स हैं तो मसल्स बोन से चिपके हुए हैं। तो अब ये जो चिपका हुआ है ये एक दूसरे को जो जोड़ते हैं या टेंडन ही जोड़ने का काम करती है। अगला क्वेश्चन देखो, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक के कनेक्टिंग टिश्यू के थ्रू जुड़ी होती है, जिसे कहा जाता है ए कटरा या टेंडन, बी स्नायु या लिगामेंट, सी न्यूरॉन, या डी एडिपोज। तो मैंने पहले ही बताया कि जो अस्थियों में मतलब हड्डी से जो जुड़ते हैं, जुड़ने का जो काम होता है वो कहीं ना कहीं लिगामेंट का काम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी लिगामेंट। अब लिगामेंट की भी अगर बात करूँ, पहले इसके डायग्राम में आ जाए। लिगामेंट ये हुआ, इसमें एक साथ हम देख लेते हैं। देखिए एक बोन हो गया, बोन के ऊपर टेंडन है और टेंडन के नीचे लिगामेंट है। ठीक, तो जो लिगामेंट है, लिगामेंट तो जोड़ने का काम करता है बोन से बोन को। ठीक, उसके ऊपर जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि जो टेंडन है, टेंडन क्या कर रहा है, बोन को ऊपर की जो मांसपेशियां हैं जिसको जांग बोला गया उसको जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये ट्रिकी वाइज कई बार जो होता है भूल जाते हैं, आप अपने हिसाब से जो भी ट्रिकी याद करने की बनाना है उसे बनाइए, क्योंकि ट्रिकी वाइज क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग टर्म्स के लिए मतलब कारगर होते हैं, एग्जाम में रिकॉल हमेशा होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है। ए कलाई का जोड़, बी कमर का जोड़, सी उंगली का जोड़, या डी गर्दन का जोड़। मैंने अभी जब एपेंडिकुलर जब पढ़ रहे थे तब भी मैंने इसके बारे में आपको बताया कि जो क्या बोलते हैं, जो कमर के जो होती है हड्डियाँ, उसमें जो जोड़ पाए जाते हैं कहीं ना कहीं वो इसका सॉकेट जॉइंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है।
तो कमर का जोड़ मतलब बी, कमर का जोड़ इसका राइट आंसर होगा। इसे हम देखिए एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये हमारे कमर के जो है एक्सरे के द्वारा ली हुई एक डायग्राम है, जो इसमें जो बोन है नीचे की फीमर बोन जैसे ही हमारी कमर से जुड़ी होती है तो एक बॉल और सॉकेट की तरह निर्माण करती है। वहाँ पे जो होती है किसी भी तरीके की मांसपेशियाँ बड़े लेवल की बोन नहीं होती है। ठीक, तो इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो गया कमर का बोन, जो कमर का जो जोड़ है, बोन टू बोन, जो कनेक्टिविटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि या जोड़ कोट संधि होती है। तो कुल मिला के जो कोट संधि की बात की जाए तो ए नितंब संधि, बी कोहनी वाली संधि, या सी स्कंद की, मतलब ये क्या बोलते हैं स्कंद कांधे की, या डी मणिबंध। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर है सी स्कंद। स्कंद की संधि जो है कोट संधि होती है। ठीक, ये देखिए, ये जैसे पॉइंट जॉइंट हो गई संधि, जो कोट संधि मतलब कुल मिला के एक बोन से दूसरी बोन, ये जॉइंट हो गया। हमारे हाथों के बीच में जो घुटना है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये हो गया। उसके बाद में ऊपर जो गर्दन है, गर्दन जहाँ से हमारी रिब्स स्टार्ट होती है, वहाँ की जो पाइवेट जॉइंट हो गई, ये भी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा सी स्कंद। अगला जो आते हैं कि मानव शरीर में निम्न में से किस अंग में उपास्थि होती है। ए जिल्हा, बी नाक, सी चिंबुक, या डी नख। तो जो उपास्थि की बात आए तो उपास्थि हमेशा नाक के ऊपर पाई जाती है, नाक में अस्थियां नहीं पाई जाती हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो उपास्थि नाक के ऊपर, इसका आंसर होगा बी। आप चाहें तो इसे डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये डायग्राम जो है मानव शरीर के नाक का है, इसके ऊपर जो ये जो कार्टिलेज जो बनी हुई है, कार्टिलेज की जो संरचना है ना, इसे ही उपास्थि कहा गया है। नेजल बोन्स हो गई, बोन्स आगे मतलब पीछे है, लेकिन सामने की तरफ कोई भी स्पेशल बोन्स नहीं पाई जाती हैं। तो इसका आंसर होगा बी नाक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो टीबिया नामक हड्डी के लिए ऑप्शन है ए खोपड़ी, बी टांग, सी भुजा, या डी मुंह। तो टीबिया जो पाई जाती है वो कहीं ना कहीं पाई जाती है टांगों पे। मैंने अभी ऊपर ही मैंने बताया था इस बातों को कि जो पीछे की जो हड्डी होती है, मेन हड्डी के पीछे, उसी को बोला जाता है टीबिया, और टीबिया होती है टांगों पे। ठीक, इसे ट्रिक वाइज भी याद कर सीजिएगा, टी करके है तो टीबिया और टांग, ऐसा भी कर सकते हैं। ये रहा फीमर बोन। फेबुला बोन की जो पीछे वाली जो बोन है, सॉरी फेबुला पीछे होती है, टीबिया जो होती है मेन बोन सामने जो होती है, उस बोन को कहा जाता है, पैर की बोन को टीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ए हिस्टोलॉजी, बी बायोलॉजी, सी कार्डियोलॉजी, या डी ऑस्टियोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑस्टियोलॉजी। इसकी वजह है, देखिए हिस्टोलॉजी जहाँ पर हिस्ट्री वगैरह देखी जाती है, या बोन्स के बारे में भी देखा जाता है, लेकिन वो ऑर्थोलॉजी में आ जाएगा। बी बायोलॉजी में पूरे सब्जेक्ट आ जाते हैं। कार्डियोलॉजी खास करके स्पेशल जो है, खाली हार्ट के बारे में ही हम उस पर जो भी उसके जो अंग है, उसकी वर्किंग स्ट्रक्चर, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, वो कार्डियोलॉजी कहलाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से हम ट्रिक वाइज भी पढ़ सकते हैं। आगे जाते हैं कि हड्डियाँ जो होती हैं, हड्डियों में जो बीमारी पाई जाती हैं, तो उनके जो बीमारियां हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है। ए आर्थोपेडिक, बी थर्मोपेडिक, सी कार्डियोपेडिक, या डी इनमें से कोई नहीं। हड्डियाँ जैसा कि नाम से होता है आर्थो, तो इसका आंसर होगा ए आर्थोपेडिक। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि हड्डियों में कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है। तो हड्डियों में जो कोशिका पाई जाती है उसमें पहले देख लेते हैं कि ए 2, बी 3, सी 4, या डी 12। तो हड्डियों में जो पाई जाती है कोशिकाएं, वो कहीं ना कहीं 4 प्रकार की पाई जाती है। सी इसका आंसर होगा 4 प्रकार की। जो ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोसाइट है, ये इसके टाइप्स हैं। एक हड्डियों को जोड़ने का काम करती है, तो कोई हड्डियों को मरम्मत करने का काम करती हैं। इस तरीके की 4 प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती हैं, मतलब सॉरी हड्डियों में कोशिका पाई जाती हैं। ठीक है, ये हुआ। जैसे इसमें एक अगले क्वेश्चन में ही मिल गया
कि ऑस्टियोब्लास्ट हड्डी में उपस्थित एक कोशिका है जो निम्न कार्य करती है। ए डब्ल्यूबीसी का निर्माण, बी हड्डियों की मरम्मत, सी नई हड्डियों का निर्माण, या डी अस्थि मज्जा का निर्माण। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि कुछ ऐसी भी इनमें कोशिकाएं होंगी जो मरम्मत का काम करेंगी, कुछ ऐसी भी होंगी जो नई हड्डियों का निर्माण करेंगी। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है क्वेश्चन का कि ये जो है ऑस्टियोब्लास्ट, नाम ही जैसे ब्लास्ट शब्द आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं हड्डियों का निर्माण करेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नई हड्डियों का निर्माण। ठीक, ब्लास्ट शब्द का मतलब निर्माण से होगा, तो ये नई हड्डियों का निर्माण होगा, भूलिएगा मत। ये जैसे क्वेश्चन में दिखाया एक डायग्राम में बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सी, कि एक हड्डी दिख रही है, उस बोन्स की साइड की जो है वॉल है, वॉल जो है वहाँ से हड्डी टूट गई है, तो उस हड्डियों की जो रिपेयरिंग होती है वो ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल है, सॉरी ऑस्टियोब्लास्ट, वो करती है। और ऑस्टियोक्लास्ट भी इसमें दिखाया गया है, ऑस्टियोसाइट भी दिखाई गई है। ये टोटल फॉर्मेशन जो हो रहा है इसके बारे में इसमें डायग्राम में दिखाया गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ऑस्टियोक्लास्ट हड्डी में उपस्थित एक कोशिका है जो निम्नलिखित कार्य करती है। हमने डायग्राम में पहले ऊपर देख लिया, ऑस्टियोक्लास्ट कहीं ना कहीं मरम्मत का काम कर रही है। चलिए फिर भी इसके आंसर को तसल्ली के लिए देख लेते हैं कि इसके आंसर जो है वो क्या क्या दिया गया है। ए डब्ल्यूबीसी का निर्माण, बी हड्डियों की मरम्मत, सी नई हड्डियों का निर्माण, या डी अस्थि मज्जा का निर्माण। तो ऑस्टियोक्लास्ट की बात है, क्लास्ट यानी अलग अलग क्लास जो होती है ना, अलग अलग, तो उसकी जब बात की जाए तो उसकी होगी मरम्मत। तो हड्डियों की मरम्मत जो इसका राइट आंसर बी होगा। ये देखिए, ये एक बोन का जो है एक टॉप व्यू है, एक मतलब बोला जाए तो इसका जो एक कटिंग जो है बोन्स की, और उसके अंदर जो है जो क्रैक है, दरारें हैं जो टूट फूट हुई है, उसकी जो मरम्मत का काम जो ऑस्टियोक्लास्ट है वो कर रही है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एरिथ्रोसाइट के कारण लाल अस्थि मज्जा का रंग कौन सा होता है। एरिथ्रोसाइट के कारण ए लाल, बी नीला, सी हरा, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एरिथ्रोसाइट में ही जो होता है हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वो कहीं ना कहीं काम करता है, और लाल रंग ही जो है अस्थि मज्जा का निर्माण करने में मदद करता है। तो इसका आंसर होगा ए लाल। अगर हीमोग्लोबिन आए तो हीमोग्लोबिन में भी लाल करना, और एरिथ्रोसाइट आए तो भी लाल करना। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ ये देखिए, एरिथ्रोसाइट में ये हीमोग्लोबिन हुआ, ये मेम्ब्रेन हुई, और ये रेड कलर का निर्माण कर रहा है। ठीक, क्योंकि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है इसलिए लाल दिखाई दे रहा है। अगला जो क्वेश्चन है कि मेरुदंड जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो वर्टिब्रल जो कॉलम है वहाँ कहीं ना कहीं हमें इसका पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन के विकल्प क्या है। ए 17, बी 26 हड्डियाँ, सी 39 हड्डियाँ, या डी 99 या 99 हड्डियाँ। तो इसका जो राइट आंसर है ये कहीं ना कहीं जोड़ों के रूप में पाई जाती हैं। तो जोड़ों के रूप में जहाँ आएंगे 13 जोड़े, तो हड्डियों की अगर काउंटिंग होगी तो कहीं ना कहीं 26 हड्डियाँ गिनी जाएंगी। ठीक, इसका राइट आंसर बी होगा 26 हड्डियाँ। तो 26 हड्डियाँ देख लेते हैं। ये रही 26 हड्डियों का डायग्राम के साथ जो है ऊपर है, कर्विकल में है, थ्रोटिकल में भी हैं, 12 5 जो है लंबर हैं वो सेक्रल है, और ये कॉक्सिक जो है, इस तरीके की 26 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, 7 12 5 5 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि छाती की हड्डी कितनी होती है। ए 1 हड्डी, बी 24 हड्डी, सी 12 हड्डी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो छाती की हड्डी की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि छाती इकलौती ऐसी जगह है मानव शरीर में जहाँ पे एक ही मेन हड्डी पाई जाती है जिस पे पूरे रिब्स कवर होते हैं। इसको एक एग्जांपल में देखते हैं कि इसका आंसर एक ही क्यों है। ये रहा, सामने की जो हड्डी होती है जिसके पीछे रिब्स निकले हुए हैं वो एक हड्डी ही छाती में पाई जाती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पसलियों में या रिब्स में कितनी हड्डियां होती हैं। ए 1 हड्डी, बी 24 हड्डी, सी 12 हड्डी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ पे बात आए पसलियों की तो पसलियों पे होती हैं बी 24 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक, चाहे तो आप इसे एक डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये रहा रिब्स,
रिब्स में ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे करके पूरा जोड़े में हुई 11 और 12, तो रिब्स 12 पाए जाएंगे, तो 12 दूनी 24। ठीक। खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ए 22 हड्डियां, बी 24 हड्डियां, सी 12 हड्डियां, या डी 39 हड्डियां। तो खोपड़ी में जहाँ पे बात की जाए तो खोपड़ी में भी लगभग 22 हड्डियों के आसपास होता है। ए 22 हड्डी, खोपड़ी में 22 हड्डी, रिब्स में 24 हड्डी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये रहा 22 हड्डियों के पूरे नाम। इस टाइप की हड्डियाँ अलग अलग पाई जाती हैं। आप इसे रोक करके जूम करके आराम से देख लीजिएगा कि 22 हड्डियों के नाम कौन कौन से हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जो कपाल है क्रेनियल, उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ए 8, बी 10, सी 12, या डी 14। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए 8। ठीक है, ये रही 8 हड्डियों के नाम। ये है ए एक्सिपिटल, टेम्पोरल, पेरियल, ऐसे करके जो है ना पूरे 8 हड्डियाँ हो, 8 ये क्रेनियल बोन्स हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि चेहरे की हड्डी जो बड़ी खूबसूरत दिखने की लोग कोशिश करते हैं, हाय मेरा चेहरा कितना खूबसूरत है, तो चलो उस हड्डियों की बात कर लेते हैं कि चेहरे की जो पीछे की जो मांसपेशियों के पीछे जो हड्डियां हैं उनकी संख्या कितनी है। तो चेहरे की जो हड्डियों में पहला जो विकल्प है ए 8 हड्डियाँ, बी 10 हड्डियाँ, सी 12 हड्डियाँ, या डी 14 हड्डियाँ। तो कुल मिलाकर के इसके पीछे कितनी हड्डियाँ होंगी? इसके पीछे की जो हड्डियों की संख्या है वो है 14 हड्डी, सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये रहे फेस की 14 हड्डियों के नाम। आप इसे डायग्राम पर आराम से जूम करके देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कान की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ए 3, बी 6, सी 9, या डी 12। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी 6। ठीक है, कान में 6 हड्डियाँ होती हैं, सबसे जो छोटी हड्डियाँ होती हैं वो कान में स्टेपिस पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इनकस, मेलस, स्टेपिस ये कान में पाई जाने वाली हैं। अगले जो है कि पसलियों में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो पसलियों के बारे में भी जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पसलियों में पाई जाती है, अब बताओ कितनी पाई जाती है? 12 हड्डियाँ पाई जाती हैं, 24, 36, या 101। 12 जोड़ों में पाई जाती है, मतलब 24 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर होगा बी 24। ये देखो फिर से वही आ गया। ठीक है, आगे कि छाती की एक लंबी सपाट हड्डी को क्या कहा जाता है? हमने पहले इससे पहले क्या क्वेश्चन पढ़ा था कि सबसे लंबी सपाट या छाती में कितनी हड्डी होती है? तो एक ही होती है लंबी हड्डी जो सपाट होती है। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि वो जो लंबी सपाट हड्डी है उसको कहा क्या जाता है? ए अल्ना, बी फेमर, सी स्टेनोम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो छाती की जो हड्डी होती है उसको जो कहा जाता है उसका राइट आंसर होगा स्टेनोम सी, क्योंकि फीमर बोन जो होती है जाग में होती है। ठीक, तो इसका सी है, इसका राइट आंसर है। ये रही। ओके, डायग्राम देख करके याद ही आ गया होगा कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? ए सोडियम और पोटेशियम की, बी लव और कैल्शियम की, या सी सोडियम और कैल्शियम की, या डी कैल्शियम और फास्फोरस की। तो इसका जो राइट आंसर है कैल्शियम की तो ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी जब अस्थियाँ और दांत हैं तो, लेकिन उसके साथ जो ज़रूरत पड़ती है वो है फास्फोरस। डी कैल्शियम और फास्फोरस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ए 308, बी 560, सी 639, या डी 602। तो इसका जो राइट आंसर है ये लगभग 640 के आसपास होती है। 640 इसमें ऑप्शन में नहीं है, 639, सी 639।
ये रही पूरी मांसपेशियों के नाम, कहाँ पे क्या पाए जाते हैं, ये मेजर है, फिर इनसे जुड़े हुए भी होंगे। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ की होती हैं। तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है कि मानव में सबसे ज़्यादा जो मजबूत मांसपेशियां हैं वो कहीं ना कहीं जबड़े में होती है। ए जबड़े में, ये रहा, है ना। बोन भी होती है, सबसे मजबूत अस्थि भी पाई जाती है इसी में, और इसी में ही सबसे मजबूत मांसपेशी भी पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः कौन सी है। स्टेपिस एंड फीमर, मेरुरज्जु एवं स्टेपिस, सी जो ऑप्शन दिया गया है अल्ना एवं रेडियस अल्ना, या डी मेरुरज्जु एवं फीमर। आपको क्या लगता है इसका जो राइट आंसर होगा। हमको ये पता चल गया, हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि स्टेपिस सबसे छोटी और फीमर जो जांघ की है सबसे बड़ी है, इन दोनों को साथ में रख दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए स्टेपिस एवं फीमर। इसको हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। देखिए एक तरफ ये हुआ स्टेपिस का सबसे छोटी, ठीक, और सबसे बड़ी की तरफ जाएंगे तो ये रहा सबसे बड़ी बोन, फीमर बोन। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अल्ना नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। ए टांग, सॉरी, अगला क्वेश्चन ये है कि अल्ना नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। ए टांग, बी खोपड़ी, सी भुजा, या डी जांघ। तो इसका राइट आंसर है कि भुजाओं की जो हड्डियां होती हैं उसमें ही अल्ना नामक हड्डी पाई जाती है, घुटने तक। ठीक, सी भुजा, ये रहा, हाथ से घुटने तक की जो हड्डी है उसे ही अल्ना बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बुढ़ापा में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है तो उसकी हड्डियां कमज़ोर होती है। क्यों भाई, ए कैल्शियम की कमी के कारण होती है, या बी कोबाल्ट की कमी के कारण, या सी लोहे की कमी के कारण होती है, या आयोडीन की कमी के कारण होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कहीं ना कहीं आप सब लोग जानते हैं, हाँ, जो आपके दिमाग में है वही भी मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि ए कैल्शियम की कमी से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बिना लेट को ये देखते हैं कि ऑस्टियोसाइट में पाए जाने ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं किसमें। ए ब्लड में, बी बोन में, सी लिम्फेटिक में, या डी किडनी में। ये भी क्वेश्चन लगभग रिपीटेड है। तो ऑस्टियोसाइट जो पाए जाते हैं वो मरम्मत करने हस्तियों के निर्माण करने के लिए पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं बी बोन में। ठीक, ये चारों जो हैं ये कोशिकाओं के टाइप्स हैं जो बोन में पाए जाते हैं। अगला, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है। ए फिबुला, बी टिबिया, सी फेलेंजेस, या डी पटेला। जो घुटने की हड्डी है उसकी बात कर रहे हैं। तो घुटने में जो हड्डी पाई जाती है उसे पटेला कहा जाता है, जो कि इसमें आंसर के रूप में डी पटेला लिखा है। जैसे गांव में बोलते हैं ना कि पटक पटक के पटेला, ये एक मुहावरा टाइप का बोला जाता है। तो ये पटेला जो शब्द आया है ये कहीं ना कहीं ये पैर और घुटनों को लेकर के आया है, ये घुटनों से मारूंगा। तो पटेला, डी इसका राइट आंसर होगा। ये रहा इसका डायग्राम। ये जो घुटने में है इसको जब जूम करके देखा गया तो ये जो हड्डी पाई जाती है उसे ही पटेला कहा जाता है, और पटेला से ही लगा हुआ फीमर बोन आगे की तरफ है, और नीचे जो है टिबिया और फिबुला जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आगे जो फिबुला एवं टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। अब भी हमने देखा है कि टिबिया और जो फिबुला है वो नीचे टांगों की तरफ है। ये देखिए डायग्राम में टिबिया, ये रहा टिबिया और ये रहा फिबुला, जो नीचे ये घुटने के नीचे टांगों की तरफ पाया गया है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। टांग ऑप्शन इसमें ऑलरेडी है, तो बिना देर के हुए अपन सी नंबर पे सीधा टांग पे लगा देते हैं। टांग पे निशाना लगा दिए, ये रहा। ठीक, इसमें डायग्राम में ही बताया गया टांग पे ही। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अपेंडिकुलर कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं। ये भी लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है। क्यों रिपीटेड मैंने ये किया गया है ताकि आपको ये ध्यान रहे
कि कितने होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए 126, क्योंकि 80 जो होते हैं वो एक्सियल में थे, अगर आपको याद हो तो। अगला जो क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं या लिम्फेटिक सेल्स बनती हैं। ए तिल्ली में, बी यकृत में, सी अग्नाशय में, या डी दीर्घअस्थि में। तो जो मानव शरीर में जो लसिका जो बनने का लिम्फेटिक जो सेल है वो कहीं ना कहीं जो पाई जाती है फीमर बोन में बनती है, और जो फीमर बोन है उसी ही दीर्घअस्थि कहा जाता है। तो दीर्घअस्थि में लसिका या लिम्फोसाइट सेल बनते हैं। ठीक है, ये रहा, ये बोन हुआ, और बोन में बोन मैरो में ये जो है बनते हैं। इसका सबसे खूबसूरत डायग्राम है। अगले में आते हैं कि मैलियस हड्डी हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो मैलियस जो पाई जाती है ए मध्य कान में, बी बाहरी कान में, सी कर्णपाली या जिसे पिन्ना कहा जाता है उसमें, या डी इनमें से कोई नहीं। हमने पढ़ा था कि कान में पाए जाते हैं, लेकिन देखिए अब क्वेश्चन जो घुमा करके पूछ रहा है कि जो मैलियस हड्डी है हमारे कान में तो पाई जाती है, पर कहाँ पे पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर है ए मध्य कान में। मध्य कान में स्टेपिस के पास में कहीं ना कहीं ये हड्डियाँ पाई जाती हैं। देखिए स्टेपिस के पास में ये इनकस जुड़ा हुआ है, और इनकस के बाद में मैलियस है। ठीक, तो इस तरीके से आज के जो मोस्ट टॉप जो इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन हैं जो लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो वो कवर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमेशा जो गलती करते हैं आप लोग कि डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन बाद में हमें ये समझ में नहीं आता कि हमने पढ़ा क्या है। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्टडी 365 के साथ में आप कदम से कदम मिला के चलिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल नॉलेज दे रहे हैं, अपने जितना भी ज्ञान है, जो भी कठिनाई है वो सारी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। दूसरी बात, पढ़ने का जो तरीका है, आप डिस्क्रिप्टिव पढ़िए, लेकिन उसके साथ आपका जो गोल है ऑब्जेक्टिव या जो भी है तो ऑब्जेक्टिव को रखिए, ऑब्जेक्टिव को भी आप ज़रूर देखिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन पिछले साल और आने वाले समय में कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाते हैं वनडे एग्ज़ामों में, और उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होना है। तो ऑब्जेक्टिव पे भी मेन फोकस कीजिए डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ, और पुराने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी आप उन्हें देखिए। इस तरीके से जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ के जब डिस्क्रिप्टिव देखेंगे तो आपको याद आएगा कि नहीं ये मैं देख चुका हूँ। ठीक, इसी तरीके से हमारी नई सीरीज़ भी करंट अफेयर की स्टार्ट हो रही है, तो चैनल को स्टडी 365 को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कदम से कदम मिला करके चलिए। निश्चित तौर पे सफलता या एक पद आपकी होगी। बस एक लगन और मेहनत से इन चीज़ों को जो आपके लिए छांट छांट करके और बड़ी मेहनत से जो स्टडी 365 के जितने भी मेंबर्स हैं वो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है तो आप कदम से कदम मिला करके चलिए और उनका जो हौसला बढ़ाइए। तो इसे जो है लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और एक हफ्ते में ही आपको रिजल्ट समझ में आने लगे कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या है। ठीक है, तब तक के लिए अगले टॉपिक के लिए गुड नाइट, सबा खैर, सत श्री अकाल, और तैयारी कीजिए जम के, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना मेहनत किए नौका पार नहीं होती है।